हेलो दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले बंदे के क्या सपने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, या उस पेट्रोल पंप का मालिक बनने का सपना वो देख सकता है जहाँ वो काम करता है। लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका सपना इन सबसे अलग और सबसे बड़ा था, जो घर, गाड़ी, बंगला से ज़्यादा एक पेट्रोल पंप का कुआं ही बनाने तक का सपना रखते थे। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ धीरू भाई अंबानी और उनके रिलायंस इंडस्ट्री की। देखो, जो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसके बारे में अगर पूरा एकदम विस्तार से वीडियो बनाया जाए तो बहुत बड़ी होगी। तो उसके बारे में मैं कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ नॉलेजेबल बारे में आप लोग को बताने वाले हूँ, जिससे आप लोग को कुछ सीख मिले। तो मैं रूबी से देखिए, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पता है, वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको कुछ लेसन्स में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे इसका पहला लेसन हम लोग मानकर चलते हैं, जैसे सपने हम लोग के कितने बड़े होने चाहिए। देखो, धीरू भाई अंबानी का बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था एक एकदम साधारण परिवार में। इनके जो पापा थे वो टीचर थे और जो माँ थी वो थी हाउसवाइफ। घर में पैसे की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो धीरू भाई अंबानी है वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। देखो, अब जीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने आगे चल के फल बेचना शुरू किया, जिससे वो एक दिन में कम से कम 5 रुपये कमा लेते थे। और वही आज बात करें तो जो रिलायंस कंपनी है वो विश्व की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से एक है। ये कंपनी इतना ज़्यादा ग्रोथ सिर्फ 70 साल में की, क्योंकि इसका जो स्थापना हुआ था वो आज से सिर्फ 70 साल पहले ही हुआ था। देखो, पता है, धीरू भाई जो अंबानी थे उनके लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ना वो यमन की है, जहाँ पे वो एक पेट्रोल पंप पे भी काम करते थे। देखो, पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उस समय भी वो 10 या 20 पैसे की चाय नहीं, जबकि 1 रुपये की चाय पीते थे। इसका रीज़न ये था कि उस समय जो 1 रुपये की चाय होती थी वो हर कोई नहीं पी सकता था। मतलब बड़े लोग जो थे वही लोग 1 रुपये की चाय पीते थे। अब पता है, इसके पीछे एक रीज़न था। 1 रुपये की चाय बड़े लोग पीते थे, यानी कि उनको वहाँ जाना पड़ता था जहाँ बड़े लोग आते थे। ठीक है, तो वो 1 रुपये का चाय पीते थे और बिजनेस की बातें सीखते थे उन लोगों से जो लोग मतलब बड़े बिजनेसमैन होते थे। यानी कि 1 रुपये की चाय पीकर 1 लाख रुपए की बात सीख कर वहाँ से आते थे। पता है इससे क्या सीखने को मिलता है? हमें हमेशा अगर ग्रोथ चाहिए तो अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल माहौल में रहना चाहिए। चलो बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। पता है, जब जो धीरू भाई अंबानी थे वो यमन में काम करते थे तो वहाँ पे उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, जिसका जो मेटल वैल्यू था वो था करेंसी वैल्यू से ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर जो चांदी का सिक्का था उसको पिघला कर उसको बेचते तो ज़्यादा प्रॉफिट होता जितना उसके पैसे की वैल्यू थी। अब ये जानने के बाद से धीरू भाई अंबानी को एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, कॉइन्स को इकट्ठा किया, उसको पिघला कर उसका मेटल वैल्यू पे बेच के और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अब जाहिर सी बात है ये इलीगल था, ठीक है। तो जब तक ये बात यमन के गवर्नमेंट को पता चली तब तक ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके थे। यानी कि इससे हमें ये सीख मिलती है ना कि हमें जो अपॉर्चुनिटी होता है खुद से क्रिएट करनी चाहिए और हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहनी चाहिए। चलो बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। देखो, जब धीरू भाई अंबानी अच्छा खासा पैसा यमन में कमा लिए तो उसके बाद से 1958 में यानी कि 1958 में वो इंडिया वापस आ गए, मुंबई शहर में। और आप सबको पता है मुंबई यानी कि सपनों का शहर। अब मुंबई वापस आए तो उन्होंने अपना 1.5 लाख लगाकर खुद का मसाले का बिजनेस शुरू किया। उस टाइम चंपक लाल दमानी नाम के एक व्यक्ति थे, वो उनके बिजनेस पार्टनर थे। जो दमानी साहब थे वो अच्छे परिवार से थे और उन्होंने धीरू भाई के साथ मसालों के बिजनेस में, ट्रेडिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। पता है, इस बिजनेस से वो लोग काफ़ी अच्छा पैसे कमा रहे थे और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो धीरू भाई अंबानी थे उनका सपना सिर्फ 300 स्क्वायर का ऑफिस तक का नहीं था। अब उन्होंने अपने इस बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने को ठाने, लेकिन जो दमानी साहब थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो सोचते थे कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने की, बिजनेस को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि दमानी साहब क्या सोचते हैं, क्योंकि इनको अपना सपना पूरा करना था। इन्होंने 1966 में पूरा रिस्क खुद से लेकर अपना एक नया बिजनेस शुरू किया। यहाँ पे मुझे एक शायरी याद आ रही है। वो कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है। देखो, जो धीरू भाई थे उनका जो सपना था वो बहुत बड़ा था, अलग था और उनको खुद पर भरोसा था, इसलिए वो रिस्क लेने से नहीं डरते थे। तो इससे हमें ये लेसन नंबर जो 3 है, हमें ये सीख मिलती है कि हमें रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब मैं आपको जुआ में पैसे लगाकर रिस्क लेने की बात नहीं कर रही हूँ। लाइफ में हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। देखो, अपॉर्चुनिटी, स्किल, आइडिया, नॉलेज सब कुछ जानकर उसके बाद से रिस्क लो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेसन नंबर 4। अच्छा एक बात बताओ, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी इंसान को एक लीडर बनाती है, एक नेता बनाती है? देखो, आज के समय में ना अगर शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में किसी भी कंपनी का जब IPO होता है तो तुरंत ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, चाहे वो कंपनी कैसी भी हो। क्योंकि एक लोग भरोसा करते हैं कि चाहे कंपनी ग्रो करे या ना करे, लेकिन हमारा देश ज़रूर ग्रो करेगा, तो यानी कि वो लॉस में नहीं जाएंगे। लेकिन जब 1977 की बात करें, यानी कि रिलायंस कंपनी का जब IPO आया था, तब इतना ज़्यादा लोग भरोसा ट्रेडिंग मार्केट पे नहीं करते थे।
लोग ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में बहुत कम इंटरेस्टेड होते थे, उसको एक तरह से लोग जुआ समझते थे। और उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट है वो सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता था। देखो आज भी ना अगर हम लोग पिछड़े इलाकों की जैसे बात करें तो वहाँ पे इस जो इन्वेस्टिंग है उसको अच्छा नहीं लोग मानते हैं, जुआ ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी 1977 यानी कि 1977 में जब रिलायंस का IPO आया था तो उसने 58,000 लोगों का भरोसा जीता था। उस समय धीरू भाई अंबानी को इतना खुद पर भरोसा था, उन्होंने सबसे प्रॉमिस किया, जिन्होंने भी मतलब उनका शेयर खरीदा, उन्होंने बोला कि जो भी हमारी कंपनी का शेयर खरीदेगा वो आज नहीं तो कल करोड़पति ज़रूर बनेगा। और आज आप लोग खुद देख लो, ये बात सच भी हुआ। 70 साल में रिलायंस कंपनी का ग्रोथ कितना अच्छा है। हम लोग बात कर रहे थे लीडर कौन होता है। देखो लीडर वो होता है ना जो अपना ग्रोथ दूसरों को ग्रोथ में देखे। उन्होंने अकेले ग्रोथ नहीं किया, जबकि उन 58,000 लोगों के साथ आगे बढ़े। इसी बात पे नवल रविकांत जी कहते हैं कि ग्रेट वेल्थ इज क्रिएटेड विथ कंपाउंडिंग रिलेशनशिप। और इसी कंपाउंडिंग रिलेशनशिप ने रिलायंस को रिलायंस इंडस्ट्री बना दिया। अच्छा, रिलायंस इतनी बड़ी 13 लाख करोड़ वाली कंपनी बनी कैसे? देखो बात करें उसके इतने ज़्यादा फैलने की, तो रिलायंस ने शुरुआत से ही एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी और उसने ये ठाना था कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव के भी कोने कोने में पहुंचे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी थी, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी। देखो धीरू भाई अंबानी जो थे उनको अच्छे से पता था कि जो भी गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, यानी कि वो जो भी काम करते हैं बहुत ही मन से करते हैं। और वो ये अच्छे से जानते थे कि हमारा जो देश है उसका जो असली पोटेंशियल है वो गाँव में ही है। तो उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जो गांव को अगर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तभी हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा। और इसी से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बहुत नाम कमाए। उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को इस तरह लागू किया। उन्होंने सोचा कि जो भी मार्केट वैल्यू है प्रोडक्ट का उससे कम दाम पर गांव में बेच के लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। और वो शुरुआत से इस स्ट्रैटेजी को अभी भी अपनाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये रिलायंस इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये स्ट्रैटेजी देखने को मिलता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो आप सब लोग जानते होंगे, रिलायंस जो जियो सिम कार्ड है उसका। आपको भी पता है कि जियो ने शुरुआत में अपना जो इंटरनेट सेवा था उसको फ्री कर दिया था, यहाँ तक कि फ्री में सिम कार्ड भी बांटा गया था। तो अपने इंटरनेट सेवाओं को फ्री में घर घर पहुंचाकर उन्होंने एक अच्छा रिश्ता लोगों से कायम किया और इतना मजबूत रिश्ता कायम किया कि उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जियो के इस स्ट्रैटेजी को जो फ्री सर्विस वाली थी बहुत सारी कंपनियों ने कॉपी करने की कोशिश की, उनका बहुत नुकसान हुआ, वो बंद भी हो गई। लेकिन जियो रिलायंस आज भी है, होप कि आगे भी रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने पता है बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाई, शॉर्ट वीडियो ही है, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको थोड़ा बहुत सीखने को तो मिला ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।